नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं म्यूचुअल फ़ंड को। इसके अलावा गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है, यानी कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी इनकी स्कीम है, उन सभी को हम वन बाय वन डिटेल में कंपेयर करेंगे और ये जानेंगे कि आने वाले समय में या फिर अगर आप इन्वेस्टमेंट अभी से शुरू करना चाहते हैं, तो कौन-सा बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम हो सकता है आपके लिए। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे साफ-साफ बड़े शब्दों में लिखा है कि सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ बनेगा, इसके अलावा कौन-सा ऐसा फंड या फिर कौन-सा ऐसा स्कीम है जहाँ पे हमें रिटर्न सबसे ज़्यादा मिल सकता है। तो ये 2 पॉइंट सबसे अहम होंगे इस पूरे वीडियो में। हमारा पूरा फ़ोकस इन्हीं 2 चीज़ पे होगा कि रिटर्न कहाँ ज़्यादा मिलेगा और पैसे कहाँ ज़्यादा बनेंगे। देखो, जब भी कोई इंसान इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका प्राइमरी फ़ोकस यही होता है कि जो कुछ भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आखिर कुछ साल बाद फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान अगर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख इन्वेस्ट कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर स्कीम में और सोच रहा है कि आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद उसे कुछ फिक्स अमाउंट मिलेगा, तो वो अमाउंट कितना होना चाहिए? तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में ये एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है। सेकंड कैटेगरी में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसा मैंने कुछ स्कीम के नाम लिखे हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफिस की कुछ स्कीम हो गई। इसके अलावा बैंक में फिक्स्ड डिपॉज़िट हम करते हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे सरकारी बैंक हो या फिर कोई अदर पेमेंट बैंक हो। उसमें क्या हमें इंटरेस्ट मिलता है, क्या फ़ायदा होता है? इसके अलावा तीसरा ऑप्शन आपके पास है सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम। ये सीनियर सिटीज़न के लिए स्कीम है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। चौथा पॉइंट यहाँ पे है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसमें कितना रिटर्न मिलता है, ठीक है? पाँचवा आपके पास ऑप्शन है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीपीएफ भी कहते हैं। ये भी एक बहुत पॉपुलर स्कीम है इन्वेस्टमेंट के लिए। छठा पॉइंट आप देख पा रहे होंगे किसान विकास पत्र यहाँ पे है। सातवां है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। और आठवां पॉइंट है आपके पास सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ठीक है? ये जो सातवां और आठवां है, ये बहुत ही पॉपुलर है फीमेल कैटेगरी में, यानी महिलाएँ हों या फिर लड़कियाँ हों, इसको बहुत ज़्यादा चूज़ करती हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से। और नौवां कैटेगरी आपको जैसा कि दिख ही रहा होगा एलआईसी है। जिन लोगों को इंश्योरेंस कराना होता है तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं एलआईसी पे, तो उसकी भी बात हम करेंगे। और लास्ट में ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड है। इसको भी हम डिटेल में समझेंगे कि ये जो 10 पॉइंट है, यानी 10 स्कीम है, 10 तरह की जो स्कीम है, इनमें कौन-सा बेस्ट स्कीम होगा और किसमें हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलने वाले हैं। तो चलिए स्क्रीन को स्विच करते हैं और देखते हैं कि कहाँ हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। देखो, इन्वेस्टमेंट करने से पहले ना सबसे पहले आपको ये जानना होगा, ये डिसाइड करना होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है? क्योंकि बिना अगर इन्वेस्टमेंट गोल के आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कहीं न कहीं आप भटक जाएँगे और वो आपकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट गोल क्या है? अब देखो, इन्वेस्टमेंट गोल बेसिकली 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। मैंने इसे 2 तरीके से कैटेगराइज़ कर रखा है। एक है रिस्क टेकर और दूसरा है नॉन रिस्क टेकर। अब इसका क्या मतलब है? देखो, ऐसे लोग जिनकी एज ग्रुप लाइक 18 से लेके 30 के बीच में है, 18 से 30 साल के बीच में उनकी एज है। और दूसरा जो हमारे पास कैटेगरी है, वो 30 से लेके 50 साल के बीच में। तो 18 से जो 30 साल की उम्र वाले व्यक्ति हैं, वो रिस्क टेकर में आते हैं। क्यों? इसके पीछे का जो कारण है, बेसिकली उनमें अनमैरिड लोग होते हैं या फिर ऐसे मैरिड लोग जिन पे बहुत ज़्यादा लायबिलिटी नहीं होती है, ठीक है? मैरिड तो हुए हैं लेकिन अभी दोनों दंपत्ति यंग हैं, उन पे कोई चिल्ड्रन वगैरह नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, उम्र कम है तो क्या होता है कि रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा होती है। इन केस अगर लॉस भी हो जाता है किसी फंड में, ठीक है? तो वो दोबारा उसे रिकवर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करके। या फिर उनके पास बहुत बड़ा बैकअप सपोर्ट होता है, उनकी फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होती है, फाइनेंशियली वो साउंड होते हैं, अच्छे होते हैं, तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। अब जब वो फाइनेंशियली गुड होंगे, ठीक है, अनमैरिड होंगे, उन पे कोई लायबिलिटी नहीं होगी, तो उन पे बहुत ही कम प्रेशर होगा या फिर बिल्कुल फ्री ऑफ प्रेशर होंगे, कोई दबाव नहीं होगा। तो क्या कर सकते हैं, रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं। तो जहाँ पे ज़्यादा रिस्क होगा, वहाँ पे ज़्यादा आपको रिटर्न भी मिलेगा, ज़्यादा आपका मनी मेकिंग होगा, ज़्यादा पैसा बनेगा। दूसरा कैटेगरी जो नॉन रिस्क टेकर हैं, अब इसमें कौन-कौन से लोग आते हैं? ऐसी जिनकी प्रॉपर एक फैमिली है, चाइल्ड है उनके पास, उनकी एजुकेशन है, हेल्थ है, यानी ढेर सारी उनके ऊपर दायित्व है, लायबिलिटी है, ठीक है? तो उन पे हायर या फिर मॉडरेट प्रेशर होता है। तो इस वजह से वो रिस्क लेने से डरते हैं या फिर बचते हैं, सोचते हैं कि हम ऐसी जगह अपना इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे उनका रिस्क कम से कम हो, भले उनको रिटर्न थोड़ा कम मिले। लाइक अगर किसी स्कीम में 15% 18% का उन्हें रिटर्न मिल रहा है, तो वो सोचते हैं कि हमें 15-18% का तो रिटर्न ना मिले, भले हमको 10 से 12% का रिटर्न मिल जाए, लेकिन जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, ठीक है? वो सिक्योर रहे, रिस्क फ्री रहे। तो ये 2 कैटेगरी मेनली होता है, जहाँ पे
लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ज़्यादा रिस्क तो ज़्यादा पैसा बनेगा, और जहाँ पे कम रिस्क है, कम रिस्क एसोसिएटेड है, तो वहाँ पे लोअर गेन होगा, कम पैसा बनेगा। अब इन सारी चीज़ों को, ठीक है, जो मैंने 10 आपको स्कीम बताया था, उनके हम इंटरेस्ट रेट चेक करेंगे। इसके अलावा म्यूचुअल फंड को भी हम चेक करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा पैसा हमें बना के देगा। तो चलिए स्क्रीन को स्विच करते हैं और देखते हैं कि क्या है, कौन-सी कैटेगरी है जहाँ पे हमें ज़्यादा रिटर्न मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ पोस्ट ऑफिस की स्कीम लिखी हुई है। जैसे कि अगर आप पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पे आपको 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है? और इसके अलावा कुछ यहाँ पे डिपॉज़िट स्कीम है, जैसे कि 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए है। तो यहाँ पे लगभग आपको 7% का इंटरेस्ट मिल जा रहा है। और इसके अलावा ये जो मैंने आपसे बात किया था कि सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम, इसमें कितना मिलता है? तो 8.2% का यहाँ पे इंटरेस्ट है, और ये क्वार्टरली पेड किया जाता है। यानी साल में कम से कम ये 4 बार आपको इंटरेस्ट कंपाउंड करते हैं, ठीक है? इसके अलावा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की हमने बात की थी, जहाँ पे आपको अभी 7.7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। पीपीएफ की बात करें, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, वहाँ पे कितना है? तो 7.1% का है, और ये कंपाउंड होता है एनुअली। किसान विकास पत्र में 7.5% का है। और ये जो दोनों स्कीम मैंने बताया था फीमेल के लिए, मतलब कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट और सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, तो पहले वाले में 7.5% का है, और दूसरे वाले में 8.2% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मोटा-मोटा हम कह सकते हैं कि 7% से लेके और 8% के बीच में आपका इंटरेस्ट रेट है। इससे ज़्यादा तो नहीं है, किसी भी स्कीम में आप देख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, इसी के आस-पास है। 8.2 मान लेते हैं, क्योंकि इन दोनों स्कीम में 8.2 दिया हुआ है, ठीक है? और अगर हम फ़िक्स्ड डिपॉज़िट की बात करें, जैसा कि अलग-अलग बैंकों में उनका अलग-अलग फ़िक्स्ड डिपॉज़िट का रेट होता है, तो उनके बारे में भी हम एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। उसके बाद हम प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे और कंपेयर करेंगे कि कहाँ पे हमारे लिए इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये मैंने डेटा ओपन कर लिया है, बस 1 मिनट आप रुक जाइए। ठीक है, तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक्सिस बैंक की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम आपको 7.25% का दिया जाता है, और ये जो कैटेगरी है, ये सीनियर सिटीज़न्स के लिए है, ये जनरल पब्लिक के लिए है। तो हम ये जो जनरल पब्लिक वाला है, इसकी बात करने वाले हैं। एक्सिस बैंक आपको मैक्सिमम 7.25 का परसेंट का दे रहा है, बंधन बैंक में आपको लगभग 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, और बाकी जो अदर बैंक है, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईडीबीआई हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, कोटक हो गया, आरबीएल है, पंजाब है, साउथ इंडियन बैंक है, सब में आपको लगभग-लगभग यही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे। मतलब कि 7.5 से लेके मैक्सिमम आपको 8% तक का यहाँ पे मिल रहा है, इससे ज़्यादा तो नहीं मिल रहा है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में कितना मिल रहा था? 7 से लेके आपको 8.2% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जा रहा था। और अगर इसके अलावा हम एलआईसी की भी बात करें, तो वहाँ पे भी आपको लगभग-लगभग अगर आप कैलकुलेट करेंगे, तो इसी के आस-पास वहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। इसके बाद जो लास्ट कैटेगरी थी हमारी म्यूचुअल फंड की, कि म्यूचुअल फंड में कितना मिलता है ऑन एन एवरेज, तो उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए बेसिकली म्यूचुअल फंड की हम बात करें तो उसमें बहुत सारी कैटेगरी हैं, जैसे कि लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्टॉक है, फिर कुछ ईटीएफ में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ डेट फ्री फंड होते हैं, ठीक है, कुछ डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। तो हम मोटा-मोटा यहाँ पे देख लेते हैं कि कितना रिटर्न मिलता है। तो पिछले 10 साल का अगर हम डेटा उठा के देखें, तो यहाँ पे हमें साफ-साफ पता चलेगा कि पिछले 10 साल में, देखो पिछले 10 साल में ऑन एन एवरेज 20% का हमें रिटर्न मिल जाता है, और ये जो रिटर्न है वो बताया गया है स्मॉल कैप और इसके अलावा मिड कैप की कैटेगरी में ज़्यादा है। यानी स्मॉल कैप, मिड कैप में इन्वेस्ट में डाइवर्सिफिकेशन करके आप अपने फंड का, तो वहाँ पे आपको 18 से 20% का आराम से रिटर्न मिल जाता है। और वहीं लार्ज कैप की फंड की बात करें तो वहाँ पे भी आपको 12 से 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आराम से मिल जाएगा। तो ये तो हो गया बात इंटरेस्ट की, कि ये जो 10 स्कीम है इसमें
कौन सा स्कीम में कितना हमें इंटरेस्ट मिलता है। अब एक बार ना हम वैल्यू पे मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रख के देखते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि हमें एक्चुअली में कितना अमाउंट मिलेगा आफ्टर 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर और लेट से 30 ईयर। तो चलिए उस चीज़ को भी हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। इन सारी चीज़ों को हम एक बार इरेज़ कर लेते हैं और कैलकुलेटर पे चलते हैं, जहाँ पे हम डिटेल में चेक करेंगे। तो एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे 10 लाख रुपीज़ ऑलरेडी यहाँ पे मान के रखा है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 10 लाख रुपए है, और 10 लाख रुपए को मैं फॉर एग्ज़ाम्पल पोस्ट ऑफिस में डाल रहा हूँ, ठीक है? तो 7% पे अगर मैं चेक करूँ और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? फ़िक्स कर रहा हूँ, तो 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उस पे मुझे कितना बनेगा? तो ये लगभग-लगभग आपका 38 लाख रुपीज़ बन रहा है। 38,70,000 के आसपास बन रहा है पोस्ट ऑफिस स्कीम में। और यहीं अगर कुछ स्कीम है जहाँ पे 8% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वहाँ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो ये जो अमाउंट है लगभग 46 लाख के आसपास मिल जाएगा। एफडी का भी यही रेट है। मैक्सिमम एफडी में कितना है? 8.5% है। कुछ बैंक मतलब इतना दे रहे हैं, 8.5% का भी इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो हम मैक्सिमम वैल्यू लेके चलते हैं कि कितना मिल जाएगा। तो अगर 20 साल के लिए 10 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है और उस पे 8.5% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तब भी ये लगभग-लगभग आपका 51 लाख के आसपास आएगा। तो मोटा-मोटा हम कह सकते हैं कि आपका जो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, उसे अगर आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो मैक्स टू मैक्स वो 50 लाख तक ही बनेगा। इससे ज़्यादा तो नहीं बनेगा। चाहे आप पोस्ट ऑफिस में डालें, चाहे फिर कोई भी सर्टिफ़िकेट स्कीम हो, ठीक है? या फिर बैंक एफडी करें, या फिर एलआईसी में भी डालें, तो भी इसी के आस-पास घूम फिर के रहेगा। 50 लाख, 51 लाख, 49 लाख यानी 50 लाख के आस-पास ये पैसा रहेगा। अब एक बार हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं म्यूचुअल फंड को, ठीक है? जैसा कि मैंने बताया म्यूचुअल फंड में आपको दिखाया अभी कि मैक्सिमम स्मॉल और मिड कैप में आपको 20% का ईज़िली मिल जाता है। लेकिन फिर भी उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट को अज़्यूम ना करते हुए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मान लेता हूँ मैक्सिमम 15%। अगर मार्केट बुरी से बुरी कंडीशन में है, ठीक है, गिरते-पड़ते लॉन्ग टर्म में अगर 15% का भी रेट दे जाए, तब कितना हमारे पास अमाउंट बनेगा? तो अमाउंट सेम है, 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, 20 साल के लिए, और सिर्फ़ क्या चेंज हुआ है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। तो इस कंडीशन में आपका जो अमाउंट यहाँ पे बन रहा है, 1 करोड़ 63 लाख रुपीज़ के आसपास बन रहा है। मिलने को अगर आप स्मॉल कैप में देखें तो बहुत सारे ऐसे फंड हैं जिसने 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं 20 भी ना मान के 18% का रेट लेके चलूँ, यानी 10 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है 20 साल के लिए छोड़ दिया जाए और 18% का उस पे रेट मिल जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो अमाउंट लगभग 2 करोड़ 73 लाख रुपए बनेगा। तो यहाँ पे आप साफ-साफ देख पा रहे होंगे कि कौन से फंड में, कौन से स्कीम में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे। अब अब यहाँ से आपको खुद डिसाइड करना है कि कौन से स्कीम में, कौन से फंड में आपको निवेश करना है। ये टोटली मैं आप पे छोड़ देता हूँ, आप एक बेहतरीन जज हैं, ठीक है? आपका जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र हो उससे डिस्कस कीजिए, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कीजिए अपने गोल के अनुसार, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये केवल एक एजुकेशनल एंड अवेयरनेस वीडियो था। मैंने सारा डेटा यहाँ पे आपके सामने रखा, कैलकुलेट करके दिखाया, ठीक है? अब ये टोटल आप पे निर्भर करता है कि किस तरह आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जहाँ पे हम कुछ नए डेटा को विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारे लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम हो सकती है। और साइन ऑफ करने से पहले मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है जहाँ पे मैं किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को बाय या सेल करने का रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल और केवल एक एजुकेशनल एंड अवेयरनेस वीडियो है, ठीक है? अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने रिस्क पे कीजिए, अपने विवेक के अनुसार कीजिए। आपका जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र हो उससे डिस्कस कीजिए, उसके बाद ऑन योर ओन रिस्क आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।